आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 14वां दिन अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन यानी अपने बदलाव की यात्रा पर हम निकल चुके हैं, जिसकी शुरुआत हमेशा की भांति वार्मिंग अप से होती है, जो कि हमारे शरीर को, मन को, अंदर की सारी व्यवस्थाएं, प्रणालियों को तैयार करता है आगे के योगासना और वर्कआउट के लिए। और उसके बाद हम कूलिंग डाउन भी अवश्य करते हैं। जैसा कि हमारे योग सेशन का उद्देश्य मैं हर बार बोलता हूं कि मोटापा घटाना, वजन घटाना, ये सब जो मार्केटिंग वर्ड्स है, शायद मैं कभी बोलता नहीं हूं कि ये सब के लक्ष्य से है। हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, चेतना स्तर का उत्थान। और यह सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होने से, फ्लेक्सिबल होने से, मन को शांत करने से नहीं, ज्ञान भी बढ़ाना है। और इसीलिए आप पाएंगे कि हमारे सेशन में वो तमाम किस्म के योग, चाहे वो ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, स्वर योग हो, अष्टांग योग हो, हठ योग हो, सब का इंटीग्रेशन मिलेगा। जहाँ कहीं भी जो कुछ भी अच्छा है, इसे हम पिक करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हमने बात किया था अष्टांग योग का, उसके 8 अंगों की बात की थी। हमने बात किया था हठ योग का, उसके 6 चरण की। आज उसी हठ योग का जो प्रथम चरण है, जिसे बोलते हैं षटकर्म, इसकी गहराई से आज जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए हमारे साथ कूलिंग वार्म अप भी कीजिए और षटकर्म को विस्तार में जानिए। आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आप सभी का स्वागत करता हूं अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन योगा डे 14 में। आज का यह सत्र जानते हैं एक विशेष मोड़ है, क्योंकि आज हम योग के उस आयाम को समझने जा रहे हैं जहां हमारा शरीर, ऊर्जा और जागरूकता, अवेयरनेस एक साथ काम करना शुरू करते हैं। अब तक की यात्रा में हमने योग को महसूस किया, समझा और उसके प्रभावों को जाना, लेकिन आज हम उस आधार फाउंडेशन को पहचानेंगे जिस पर पूरी योगिक यात्रा खड़ी होती है। आज का विषय है हठ योग और षटकर्म का समेकित इंटीग्रेटेड अनुभव। हम अक्सर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। जीवन बदलना है, सोच बदलनी है, आदतें बदलनी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या बिना अंदर की सफाई, इंटरनल क्लींसिंग के वास्तविक परिवर्तन संभव है? यहीं से आज का सत्र शुरू होता है। आज हम समझेंगे कि योग केवल ऊपर से सुधार, सरफेस इंप्रूवमेंट नहीं करता, बल्कि यह भीतर से पुनर्निर्माण, इनर रिकंस्ट्रक्शन करता है। और इस पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है शुद्धि, प्यूरिफिकेशन से। हठ योग हमें सिखाता है कि शरीर केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक प्रणाली, सिस्टम है, जिसे समझना, संतुलित करना और तैयार करना आवश्यक है। और षटकर्म हमें यह सिखाते हैं कि जब तक अंदर की अशुद्धियां, इंप्योरिटीज बनी रहती है ना, तब तक स्थिरता, स्टेबिलिटी और गहराई, डेप्थ संभव नहीं होती। आज का सत्र आपको यह एहसास कराएगा कि क्यों कई बार हम अभ्यास करते हुए भी गहराई महसूस नहीं कर पाते, क्यों मन बार बार भटकता है और क्यों शरीर जल्दी थक जाता है। क्योंकि सिस्टम के अंदर अभी भी अवरोध, ब्लॉकेजेज मौजूद हैं। आज हम उन अवरोधों को समझेंगे और यह भी समझेंगे कि उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन यह सत्र केवल तकनीकों के बारे में नहीं होने वाला है, यह एक दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। आप आज यह देख पाएंगे कि योग केवल करने की चीज नहीं है, बल्कि यह तैयार होने की प्रक्रिया है। और यह तैयारी तब होती है जब हमारा शरीर हल्का हो, साफ, सहज हो और मन स्पष्ट हो। आज हम उस अवस्था की ओर बढ़ेंगे जहां प्रयास कम होता है, अनुभव गहरा होता है और जागरूकता स्वतः बढ़ती है। इस सत्र में आपको केवल ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको अपने अनुभवों को समझने का एक नया तरीका मिलेगा। तो आज
अपने भीतर एक ओपननेस, खुलापन लेकर आइए, बिना किसी पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस के, बिना किसी तुलना, कंपैरिजन के। अपने शरीर की सुनिए, अपने सांस को महसूस कीजिए और अपने भीतर जो भी हो रहा हो उसे ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि आज का यह सत्र केवल डे 14 नहीं है, यह तो वह चरण है जहां आप प्रैक्टिस से प्रिपरेशन की ओर बढ़ते हैं और प्रिपरेशन से ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। आज हम जानेंगे, कल हमने बात किया था षट कर्म की, हठ योग की, उससे पहले आपको याद होगा हमने बात किया था अष्टांग योग का। तो आज हम जानेंगे गहराई में उस हठ योग जिसके तहत पहला अंग हमने बात किया था षट कर्म का, जिसे बॉडी डिटॉक्स सिस्टम कहते हैं। यह हठ योग की अत्यंत महत्वपूर्ण शुद्धि प्रक्रियाओं में से एक है, जिनका उद्देश्य केवल हमारे शरीर को साफ करना नहीं, बल्कि पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम, एनर्जी सिस्टम और माइंड सिस्टम को संतुलित करना है। हम सब जानते हैं साथियों, षट मतलब छह, कर्म मतलब क्रियाएं, अर्थात छह शुद्धि प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर को अंदर से शुद्ध कर उसे उच्च योगिक साधना के लिए तैयार करती है। और षट कर्म का मूल उद्देश्य जानते हैं, कोर ऑब्जेक्टिव। षट कर्म का लक्ष्य 3 स्तरों पर कार्य करना है। पहला है फिजिकल डिटॉक्स, शारीरिक शुद्धि। करणीय साहित्य की बात हम जानेंगे गहराई में उस हठ योग जिसके तहत पहला अंग हमने बात किया था षट कर्म का, जिसे बॉडी डिटॉक्स सिस्टम कहते हैं। यह हठ योग की अत्यंत महत्वपूर्ण शुद्धि प्रक्रियाओं में से एक है, जिनका उद्देश्य केवल हमारे शरीर को साफ करना नहीं, बल्कि पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम, एनर्जी सिस्टम और माइंड सिस्टम को संतुलित करना है। हम सब जानते हैं साथियों, षट मतलब छह, कर्म मतलब क्रियाएं, अर्थात छह शुद्धि प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर को अंदर से शुद्ध कर उसे उच्च योगिक साधना के लिए तैयार करती है। और षट कर्म का मूल उद्देश्य जानते हैं, कोर ऑब्जेक्टिव। षट कर्म का लक्ष्य 3 स्तरों पर कार्य करना है। पहला है फिजिकल डिटॉक्स, शारीरिक शुद्धि। टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, इन्हें हटाना, हमारे पाचन और श्वसन तंत्र को साफ करना। और दूसरा स्तर होता है फिजियोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन, यानी हमारी शारीरिक प्रणाली का संतुलन, जिसमें नर्वस सिस्टम को संतुलित करना होता है, हार्मोनल सिस्टम को रेगुलेट करना होता है। और तीसरा और अंतिम स्तर होता है एनर्जेटिक प्यूरिफिकेशन, ऊर्जा शुद्धि, जिसमें हम अपने नाड़ियों, एनर्जी चैनल्स को साफ करते हैं, प्राण प्रवाह, प्राण फ्लो को सुचारू करते हैं। और यही कारण है कि षट कर्म को फाउंडेशन ऑफ हायर योगा प्रैक्टिसेस कहा जाता है। अगर मैं षट कर्म के प्रमुख अंग, मेजर षटकर्म टेक्निक्स की बात करूं, तो यहां हम 4 मुख्य प्रक्रियाओं को गहराई से समझेंगे। पहला है नेति, दूसरा है धौती, और तीसरा है बस्ती, और चौथा है कपालभाति। नेति यानी नेशल क्लीनिंग सिस्टम। क्या है नेति? सबसे पहले चलिए इसी की चर्चा कर लेते हैं। तो नेति एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने नाक के माध्यम से जल या धागे का उपयोग करके नासिका मार्ग, नसल पैसेज को साफ करते हैं। यह जल नेति होते हैं और सूत्र नेति होते हैं। और अगर मैं इसके साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात करूं, तो नाक हमारे शरीर का पहला फिल्टर है, जहां धूल, बैक्टीरिया और एलर्जेंस जमा होते हैं। और जब हम जल नेति करते हैं तो हमारे नसल म्यूकोसा को साफ करता है, साइनस ड्रेनेज इंप्रूव करता है
रिस्पायरेटरी इफिशियंसी बढ़ाता है और स्टडीज के अनुसार एलर्जिक रेनिटिस में लाभ आता है, साइनोसाइटिस में राहत मिलते हैं। और इसके अगर मानसिक प्रभाव की बात करूं, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट साथियों, तो यह हमारे नोज ब्रीदिंग देते हैं जो कि ब्रेन ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे माइंड काम हो जाते हैं, शांति होता है, एंजाइटी कम हो जाते हैं। और अगर मैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की बात करूं जो कि हर वीडियो में मैं करता हूं, तो इससे हमारा आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई क्षेत्र कहा जाता है, इसे एक्टिवेट करता है, हमारी मानसिक स्पष्टता क्लैरिटी बढ़ती है। और अगर मैं इसकी टेक्निक की बात करूं तो जल नीति के स्टेप्स होते हैं, गुनगुना नमक पानी तैयार करें, नीति पॉट का उपयोग करें, एक नसिका में डालें और दूसरी से निकालें, धीरे धीरे सांस लें। और सावधानियां की बात करूं तो पानी का तापमान सही होना चाहिए, बहुत तेज प्रेशर न डालें, बाद में नाक अच्छी तरह सुखाएं और सुबह खाली पेट इसे करना होता है और प्राणायाम से पहले करना होता है। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप अकेला मत कीजिए जब तक एक्सपर्ट आपके साथ न हो। कभी समय मिलेगा तो मैं जरूर कराऊंगा, आगे के सिलेबस में है, हम आगे देखेंगे। दूसरी जो प्रक्रिया है इसे धौती बोलते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव क्लींसिंग सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि धौती आखिर होता क्या है। तो यह हमारे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करने की प्रक्रिया है। और आज की लाइफ स्टाइल में खासकर साथियों, जंक फूड, एसिडिटी, इंडाइजेशन, करणीय साधन आज्ञा चक्र, हमने बात किया था ना कि एनीमा किट आप लोग खरीदिए, एनीमा से कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने प्रक्रिया है, इसे बस्ती बोलते हैं, जो हमारे कोलन क्लींसिंग सिस्टम होते हैं। तो बस्ती क्या है? यह हमारी बड़ी आंत, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसे कोलन भी कहते हैं, इसकी सफाई की प्रक्रिया है। कोलन में टॉक्सिन जमा होते हैं। लोग कहते हैं कि मैं तो 1 साल पहले नॉनवेज खाया, लेकिन वो 1 साल बाद तक भी हमारे बड़ी आंत में जमे रहते हैं, फंसे रहते हैं, चिपके रहते हैं, जिसके वजह से कंस्टिपेशन होते हैं और कई प्रकार के डिजीज के कारण बनते हैं। और यही बस्ती की प्रक्रिया जो है, कोलन को डिटॉक्स करते हैं, विसरण करते हैं, गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और इसके प्रभाव सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर नहीं होते, हमें मेंटल क्लैरिटी भी देता है, लाइटनेस इन फीलिंग आते हैं और यह मूलाधार चक्र को संतुलित करता है, स्थिरता, स्टेबिलिटी बढ़ाता है। और यह भी 2 प्रकार के होते हैं, जल बस्ती और सूखा बस्ती। हमने बात किया था ना कि एनीमा किट आप लोग खरीदिए, एनीमा से कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा, बड़ा ही रिस्क फ्री है। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए, इसमें कोई ज़्यादा जोखिम नहीं है। अगर चाहिए तो मैं प्रोसीजर आगे के वीडियो में मैं डिटेल में बता सकता हूँ। और इसके लिए सावधानियां ट्रेंड गाइडेंस के साथ ही करें, एक्सेस यूज ना करें और हाइड्रेशन बनाए रखें, खूब पानी पिए, फाइबर रिच डाइट लें। तो ये तो तीसरा था जो हमारे कोलन को डिटॉक्स करता है। और चौथा है कपालभाति, जिसे क्लींसिंग ब्रेथ टेक्निक कहते हैं। और कपालभाति क्या है जानते हैं? यह एक तीव्र श्वास तकनीक है जिसमें जोर से सांस बाहर निकाली जाती है, फोर्सफुल एक्सेलेशन किया जाता है, जो लगभग हम लोग हर दिन करते हैं। इससे हमारे शरीर में की CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इलिमिनेशन बढ़ता है, लंग कैपेसिटी इंप्रूव होता है, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। और इसके न्यूरोलॉजिकल प्रभाव हैं जो कि हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, फोकस को इंक्रीज करता है, जिसके वजह से हमारे कपाल यानी कि माथा, फोरहेड और भाती, चमक, इससे थर्ड आई एक्टिवेशन होते हैं। आप देख ही रहे हैं कि नाम में ही पता लग रहा कि कपाल भाती यानी कि माथे की चमक, ललाट पर आपकी चमक आ जाएगी। थर्ड आई जो व्यक्ति सोच नहीं सकता वो आप सोच सकते हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन होता है कपालभाति से। और इसकी तकनीक बड़ा ही सहज है, हम लोग हर दिन कर रहे हैं।
सहज बैठते हैं किसी भी मेडिटेटिव पोज में और गहरी सांस लेते हैं और जोर से सांस बाहर निकालते हैं, फोर्सफुल एक्सेलेशन नाक से करते हैं और उसी टाइम अपने एब्डोमिनल मसल को स्पाइन में पुल इन करते हैं, पेट अंदर की ओर खींचते हैं। यहाँ सावधानियां भी लेनी होती है। अगर किसी साधक को हाई बीपी है, प्रेगनेंसी है, तो इसमें अवॉइड करना होता है और धीरे धीरे हमें शुरुआत करना होता है। इसको 30 to 50 रेपिटेशन से शुरू कर सकते हैं। हम लोग तो 30 से ही शुरू किए, 30 into 1 करते हैं, 30 into 3, धीरे धीरे 60 into 1 करेंगे, फिर 60 into 3 भी करेंगे और सुबह खाली पेट करना होता है, जो हम लोग करते ही। और इसके इंटीग्रेटेड साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। हमारे नर्वस सिस्टम जो कि सिंपैथेटिक से पारासिम्पैथेटिक बैलेंस दोनों में कर देता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में लंग इफिशियंसी बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटर मेटाबॉलिज्म यानी कि केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यून सिस्टम है, ये इन्फेक्शन रेसिस्टेंस तैयार करता है। और यहाँ स्पिरिचुअल बेनिफिट भी है। हमारे एनर्जी चैनल जो होते हैं ना, इसको साफ करता है, चक्रा जो है इसे एक्टिवेट करता है, मेडिटेशन को के लिए रेडीनेस देता है। और यहाँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं कि बिना गाइडेंस के एडवांस टेक्निक करना, ओवरडूइंग अत्यधिक अभ्यास करना, गलत समय पर अभ्यास करना। तो पूरे षटकर्म आपको गाइडेंस पर ही करना है, बिना गाइडेंस के करने का प्रयास न करें, नहीं तो आप क्षति पहुंचा सकते हैं। प्रैक्टिकल रूटीन है तो सुबह में जलनेती और कपालभाति करना होता है, सप्ताह में एक बार धौती करना होता है और आवश्यकता अनुसार बस्ती करना होता है। षटकर्म जानते साथियों, यह हमारे सिर्फ शरीर की सफाई नहीं है, यह एक कंप्लीट इंटरनल रीसेट मैकेनिज्म है। यदि इसे सही तरीके से किया जाए तो यह हमारे शरीर को रोग मुक्त करता है, मन को शांत करता है और चेतना को उच्च स्तर तक ले जाता है। जिसे प्रिपरेशन फॉर हायर कॉन्शसनेस स्टेज कहा जाता है। और षटकर्म की प्रत्येक प्रक्रिया जो मैकेनिज्म है, इफेक्ट है, एप्लीकेशन, रिस्क है, ऑप्टिमाइजेशन को एक साथ समझेंगे। जैसे नेति जो कि नेशनल न्यूरो रिस्पायरेटरी ऑप्टिमाइजेशन है, ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है जानते साथियों? ये नाक जो है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम सांस लेना काम करता है। यानी कि हमारी जिंदगी जब से प्रारंभ हुई है तब से हम सांस ले रहे हैं और यह नाक से ही लेते हैं। तो इसे सिर्फ इस नाक को सांस लेने का माध्यम न समझें, बल्कि यह हमारे एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, टेम्परेचर रेगुलेटर है, न्यूरल स्टिमुलेशन जोन है। और जब हम जल नेति करते हैं तो हम अपने नेसल म्यूकोसा हाइड्रेट करते हैं, सिलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये फंक्शन इंप्रूव करते हैं, साइनस कैविटी ड्रेन करता है और इसके न्यूरो साइंटिफिक इफेक्ट होते हैं। जानते हैं नाक का संबंध सीधे ओल्फैक्टरी नर्व से होता है, लिम्बिक सिस्टम इमोशन से होते हैं। और जब हम नेति करते हैं तो इससे हमारे लिम्बिक कामिक होते हैं, इमोशनल रिएक्टिविटी कम होते हैं और इससे हमारे ईड़ा पिंगला बैलेंस होते हैं और आज्ञा चक्र स्टिमुलेशन होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्लैरिटी आती है, इंस्टीट्यूशन इनहेंसमेंट होते हैं, आत्मज्ञान बढ़ता है। और इसके ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की बात करूं तो साल्ट कंसंट्रेशन 0.9% आइसोटोनिक होता है, वाटर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर यानी कि जो हमारे लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इतना ही होना चाहिए। और नेति के बाद कपालभाति करना चाहिए जो कि रेजिडुअल वाटर रिमूवल करता है। अगर कहीं बच गया है थोड़ा बहुत तो उसे हटा देता है जब हम फोर्सफुल एक्सेलेशन करते हैं कपालभाति के दौरान। और यहाँ रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो इनकरेक्ट ड्राइंग तो ये हो जाते हैं साइनस इन्फेक्शन हो सकते हैं, और एक्सेस यूज अगर आप कर रहे हैं तो इससे म्यूकोसल ड्राइनेस हो सकते हैं, बिल्कुल सूख जाएंगे। और दूसरी प्रक्रिया जो मैंने षटकर्म का बताया धौती, जिसे गैस्ट्रो
इंटेस्टाइनल रीसेट मैकेनिज्म के रूप में जाना जाता है। यह हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अनडाइजेस्टेड फूड जो रिसीड्यू होते हैं, थोड़े बहुत बचे रह जाते हैं, चिपके रह जाते हैं, सटे रह जाते हैं, एसिड इम्बैलेंस हो जाते हैं, म्यूकस एक्युमुलेशन हो जाते हैं, ये सब को बामन धौती जब हम करते हैं तो स्टोमक वाश होता है, एसिड न्यूट्रलाइजेशन होते हैं। हमारे गट ब्रेन एक्सिस जो है, मॉडर्न न्यूरोसाइंस की अगर माने तो गट जो सेकेंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है, कई बार मैंने अपने वीडियो में बताया है, और 90% सेरोटोनिन इसी गट में बनता है। और धौती से हम मूड को रेगुलेशन कर सकते हैं, एंजाइटी रिडक्शन कर सकते हैं। और अगर एनर्जेटिक पर्सपेक्टिव की बात करूं तो यह हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है, विल पावर इनहेंस करता है। और अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो ल्यूक वार्म सेलेन वाटर भी हम यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं तो यह कंट्रोल्ड वीकली या बाईवीकली होना चाहिए। और कंट्राइंडिकेशन यानी कि सावधानियां किसे नहीं करना चाहिए, तो अगर अल्सर से ग्रसित है, हाइपरटेंशन है, कमजोर है तो नहीं करना चाहिए। और ऑलवेज अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन ही सटकर्म करना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, अकेले आप लोग जान गए तो ऐसा नहीं कि घर में जाके प्रयास कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। ये जानकारी अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं कि फॉर्मेट तैयार हो जाए, धीरे धीरे हम गहराई में भी चलेंगे। हमारा सिलेबस बहुत लंबा है, बस इतना जान लीजिए। जो तीसरी प्रक्रिया है बस्ती, जिसे कॉलन माइक्रोबायोम रेगुलेशन सिस्टम कहते हैं, इसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है, तो यह हमारे कोलन जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बढ़िया वेस्ट स्टोरेज जो हो जाते हैं, माइक्रोबायोम सेंटर है। और जब हम बस्ती करते हैं तो इस वेस्ट को रिमूव करता है, माइक्रोबियल बैलेंस करता है। जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो बड़ी आंत है जल को अवशोषित करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस को वापस ले लेता है और स्थूल भाग को आगे बढ़ाता है। ये गट माइक्रोबायोडाटा जो है हमारे इम्यूनिटी और मूड को सुधारता है। बस्ती से हमारे इन्फ्लेमेशन रिडक्शन होते हैं, ब्रेन फॉग उस पर हम चढ़ते हैं, ये ठीक है, ये और उसी से हो जाता है, पीछे दोनों एक साथ करना आ जाता है। और सटकर्म की प्रत्येक प्रक्रिया जो मैकेनिज्म है, इफेक्ट है, एप्लीकेशन है, रिस्क है, ऑप्टिमाइजेशन को एक साथ समझेंगे। जैसे नेति जो कि नेशनल न्यूरो रिस्पायरेटरी ऑप्टिमाइजेशन है, ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है जानते साथियों? ये नाक जो है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम सांस लेना काम करता है। यानी कि हमारी जिंदगी जब से प्रारंभ हुई है तब से हम सांस ले रहे हैं और यह नाक से ही लेते हैं। तो इसे सिर्फ इस नाक को सांस लेने का माध्यम न समझें, बल्कि यह हमारे एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, टेम्परेचर रेगुलेटर है, न्यूरल स्टिमुलेशन जोन है। और जब हम जल नीति करते हैं तो हम अपने नेसल म्यूकोसा हाइड्रेट करते हैं, सिलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये फंक्शन इंप्रूव करते हैं, साइनस कैविटी ड्रेन करता है और इसके न्यूरो साइंटिफिक इफेक्ट होते हैं। जानते हैं नाक का संबंध सीधे ओल्फैक्टरी नर्व से होता है, लिम्बिक सिस्टम इमोशन से होते हैं। और जब हम नेति करते हैं तो इससे हमारे लिम्बिक कामिक होते हैं, इमोशनल रिएक्टिविटी कम होते हैं और इससे हमारे ईड़ा पिंगला बैलेंस होते हैं और आज्ञा चक्र स्टिमुलेशन होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्लैरिटी आती है, इंस्टीट्यूशन इनहेंसमेंट होते हैं, आत्मज्ञान बढ़ता है। और इसके ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की बात करूं तो साल्ट कंसंट्रेशन 0.9% आइसोटोनिक होता है, वाटर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर यानी कि जो हमारे लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इतना ही होना चाहिए। और नेति के बाद कपालभाति करना चाहिए जो कि रिजिडुअल वाटर रिमूवल करता है, अगर कहीं बच गया है थोड़ा बहुत तो उसे हटा देता है जब हम फोर्सफुल एक्सेलेशन करते हैं कपालभाति के दौरान। और यहाँ रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो इनकरेक्ट ड्राइंग
तो ये हो जाते हैं साइनस इन्फेक्शन हो सकते हैं, और एक्सेस यूज अगर आप कर रहे हैं तो इससे म्यूकोसल ड्राइनेस हो सकते हैं, बिल्कुल सूख जाएंगे। और दूसरी प्रक्रिया जो मैंने षटकर्म का बताया, धौती, जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रीसेट मैकेनिज्म के रूप में जाना जाता है। यह हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अनडाइजेस्टेड फूड जो रिसिड्यू होते हैं, थोड़े बहुत बचे रह जाते हैं, चिपके रह जाते हैं, सटे रह जाते हैं, एसिड इम्बैलेंस हो जाते हैं, म्यूकस एक्युमुलेशन हो जाते हैं, ये सब को बामन धौती जब हम करते हैं तो स्टोमक वॉश होता है, एसिड न्यूट्रलाइजेशन होते हैं। हमारे गट ब्रेन एक्सिस जो है, मॉडर्न न्यूरोसाइंस की अगर माने तो गट जो सेकेंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है, कई बार मैंने अपने वीडियो में बताया है, और 90% सेरोटोनिन इसी गट में बनता है। और धौती से हम मूड को रेगुलेशन कर सकते हैं, एंजाइटी रिडक्शन कर सकते हैं। और अगर एनर्जेटिक पर्सपेक्टिव की बात करूं तो यह हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है, विल पावर इनहेंस करता है। और अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो ल्यूक वार्म सेलेन वाटर भी हम यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं तो यह कंट्रोल्ड वीकली या बाई वीकली होना चाहिए। और कंट्राइंडिकेशन यानी कि सावधानियां किसे नहीं करना चाहिए, तो अगर अल्सर से ग्रसित है, हाइपरटेंशन है, कमजोर है तो नहीं करना चाहिए। और ऑलवेज अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन ही षटकर्म करना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, अकेले आप लोग जान गए तो ऐसा नहीं कि घर में जाके प्रयास कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। जानकारी अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं कि फॉर्मेट तैयार हो जाए, धीरे धीरे हम गहराई में भी चलेंगे। हमारा सिलेबस बहुत लंबा है, बस इतना जान लीजिए। जो तीसरी प्रक्रिया है बस्ती, जिसे कॉलन माइक्रोबायोम रेगुलेशन सिस्टम कहते हैं, इसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है, तो यह हमारे कोलन जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बढ़िया वेस्ट स्टोरेज जो हो जाते हैं, माइक्रोबायोम सेंटर है। और जब हम बस्ती करते हैं तो इस वेस्ट को रिमूव करता है, माइक्रोबियल बैलेंस करता है। जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो बड़ी आंत है जल को अवशोषित करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस को वापस ले लेता है और स्थूल भाग को आगे बढ़ाता है। ये गट माइक्रोबायोडाटा जो है हमारे इम्यूनिटी और मूड को सुधारता है। बस्ती से हमारे इन्फ्लेमेशन रिडक्शन होते हैं, ब्रेन फॉग कम हो जाते हैं, कई बार फीवर रहता है बहुत तो इससे हमारा बैलेंस करता है। जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो बड़ी आंत है जल को अवशोषित करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस को वापस ले लेता है और स्थूल भाग को आगे बढ़ाता है। ये गट माइक्रोबायोडाटा जो है हमारे इम्यूनिटी और मूड को सुधारता है। बस्ती से हमारे इन्फ्लेमेशन रिडक्शन होते हैं, ब्रेन फॉग कम हो जाते हैं, कई बार फीवर रहता है बहुत लंबे समय तक, कफ एंड कोल्ड से सफर करते हैं, और बस्ती जो एनीमा कहते हैं, ये करने से ये सब खत्म हो जाते हैं। और यह हमारे मूलाधार चक्र, रूट चक्र को स्टेबलाइज करता है, ग्राउंडिंग इफेक्ट देता है। और इसके ऑप्टिमाइजेशन के लिए नेचुरल मेथड प्रेफर किए जाते हैं। अवॉइड ओवर यूज, बहुत ज़्यादा नहीं कि महीनों तक कंटिन्यू कर रहे हैं। माइक्रोबायोम डैमेज की रिस्क रहती है, और इसके रिस्क इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, डिपेंडेंसी हो सकता है, आपको आदत पड़ सकती है। तो इसीलिए आप सुपरवाइज तरीके से ही करें, करेक्ट गाइडेंस में ही करें, अभी सिर्फ आप जानकारी तक हासिल करें। और चौथा जो प्रक्रिया है षटकर्म का, कपालभाति, जिसे रिस्पायरेटरी एंड ब्रेन एक्टिवेशन सिस्टम कहते हैं। यह कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो जब हम फोर्सफुल एक्सेलेशन करते हैं तो CO2 एक्सपल्सन होता है, हमारे शरीर में फंसे हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजनेशन इंक्रीज हो जाते हैं। जब CO2 घटेगा तो निश्चित है ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, और इस पर ब्रेन पर भी इम्पैक्ट होता है। ये हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो नीति निर्धारण करते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, गणना, इसको स्टिमुलेट करता है, हमारे अंदर अलर्टनेस बढ़ती है।
और यह हमारे कुंडलिनी स्टिमुलेशन माइंड लेवल को बढ़ाता है, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है। और यह हमारे रेशियो कंट्रोल्ड होने चाहिए, कंबाइन विथ बंध भी सीखना है, बंध लगाने के बाद करना चाहिए। और इसके कंट्राइंडिकेशन भी है कि अगर हार्ट रोग है या हाई बीपी है या प्रेगनेंसी है तो आपको ये कपालभाति नहीं करना है। और अगर मैं इंटीग्रेटेड सिस्टम डायनामिक्स यानी षटकर्म को अलग अलग नहीं बल्कि एक सिस्टम के रूप में हमें समझना चाहिए। इसका एक फ्लो होता है, जैसे हम फ्लो में अभी योगासन कर रहे हैं ना, पहले क्लींसिंग, फिर बैलेंसिंग, फिर एक्टिवेशन और फिर स्टेबलाइजेशन हमें करना होता है। और यह डिटॉक्स करके, जिससे नेति धौती करके, और फिर प्यूरिफिकेशन रेगुलेशन करना होता है बस्ती से, और ये बैलेंस देता है, एक्टिवेशन करना होता है कपालभाति से, एनर्जी से। और एडवांस अगर मैं बात करूं तो ये हमारे क्रोनोबायोलॉजी जो समय का विज्ञान है ना, तो मॉर्निंग बेस्ट टाइम होते हैं इसके लिए, और एम्प्टी स्टोमक एसेंशियल है। और इसके लिए हर व्यक्ति के लिए सेम प्रोटोकॉल नहीं हो सकता, अलग अलग बॉडी टाइप होते हैं तो अलग अलग फोकस। अगर किसी का वात प्रकृति का शरीर है तो उनके लिए जेंटल क्लींसिंग चाहिए, अगर किसी के लिए पित्त प्रवृत्ति के हैं बॉडी टाइप है तो कूलिंग मेथड चाहिए, अगर कफ है तो स्ट्रॉन्ग डिटॉक्स चाहिए। और अगर मैं इंटीग्रेशन विथ योगा बोलूं तो षटकर्म के बाद प्राणायाम, फिर ध्यान होता है। यह सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। लेकिन अभी तो हम बहुत दूर हैं, अभी तो हम आसन में ही हैं, प्राणायाम में ही हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन तो यह सत्कर्म के द्वारा है। और सत्कर्म का अंतिम लक्ष्य उद्देश्य क्या है जानते हैं? केवल हमारा शरीर साफ करना नहीं बल्कि चेतना को रिफाइन करना है। और प्रोग्रेशन जो होते हैं हमारे बॉडी प्यूरिफिकेशन, इसके वजह से हमारे माइंड क्लैरिटी आते हैं, और जब माइंड क्लैरिटी आते हैं तब अवेयरनेस आते हैं, और जब अवेयरनेस आते हैं तब मेडिटेशन होता है, और जब मेडिटेशन होते हैं तब सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आत्मज्ञान होता है। यहाँ मैं आपको कुछ कॉमन एरर भी बता दूं कि कई लोग ओवर क्लींसिंग करने लग जाते हैं, बिना गाइडेंस एडवांस टेक्निक को फॉलो करते हैं और केवल फिजिकल बेनिफिट पर फोकस करते हैं। एडवांस प्रैक्टिशनर के लिए डेली नेति माइल्ड और कपालभाति करना चाहिए, और वीकली धौती कंट्रोल्ड होना चाहिए, और ओकेजनली बस्ती गाइडेड होना चाहिए। तो षटकर्म एक अत्यंत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम रेगुलेशन करना होता है बस्ती से, और ये बैलेंस देता है, एक्टिवेशन करना होता है कपालभाति से, एनर्जी से। और एडवांस अगर मैं बात करूं तो ये हमारे क्रोनोबायोलॉजी जो समय का विज्ञान है ना, तो मॉर्निंग बेस्ट टाइम होते हैं इसके लिए, और एम्प्टी स्टोमक एसेंशियल है। और इसके लिए हर व्यक्ति के लिए सेम प्रोटोकॉल नहीं हो सकता, अलग अलग बॉडी टाइप होते हैं तो अलग अलग फोकस। अगर किसी का वात प्रकृति का शरीर है तो उनके लिए जेंटल क्लींसिंग चाहिए, अगर किसी के लिए पित्त प्रवृत्ति के हैं बॉडी टाइप है तो कूलिंग मेथड चाहिए, अगर कफ है तो स्ट्रॉन्ग डिटॉक्स चाहिए। और अगर मैं इंटीग्रेशन विथ योगा बोलूं तो षटकर्म के बाद प्राणायाम, फिर ध्यान होता है। यह सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। लेकिन अभी तो हम बहुत दूर हैं, अभी तो हम आसन में ही हैं, प्राणायाम में ही हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन तो यह सत्कर्म के द्वारा है। और सत्कर्म का अंतिम लक्ष्य उद्देश्य क्या है जानते हैं? केवल हमारा शरीर साफ करना नहीं बल्कि चेतना को रिफाइन करना है। और प्रोग्रेशन जो होते हैं हमारे बॉडी प्यूरिफिकेशन, इसके वजह से हमारे माइंड क्लैरिटी आते हैं, और जब माइंड क्लैरिटी आते हैं तब अवेयरनेस आते हैं, और जब अवेयरनेस आते हैं तब मेडिटेशन होता है, और जब मेडिटेशन होते हैं तब सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आत्मज्ञान होता है।
यहाँ मैं आपको कुछ कॉमन एरर भी बता दूं कि कई लोग ओवर क्लींसिंग करने लग जाते हैं, बिना गाइडेंस एडवांस टेक्निक को फॉलो करते हैं और केवल फिजिकल बेनिफिट पर फोकस करते हैं। एडवांस प्रैक्टिशनर के लिए डेली नेति, माइल्ड और कपालभाति करना चाहिए और वीकली धौती कंट्रोल्ड होना चाहिए और ओकेजनली बस्ती गाइडेड होना चाहिए। तो षटकर्म एक अत्यंत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है जिसे समझे बिना करना रिस्क भी हो सकता है और सही तरीके से किए जाए तो यह ह्यूमन सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन का सबसे शक्तिशाली उपकरण टूल बन सकता है। इम्प्योर बॉडी, जानते हैं अंतिम सूत्र मैं यही कहूंगा, इम्प्योर बॉडी डिस्ट्रैक्टेड माइंड और डिस्ट्रैक्टेड माइंड ब्लॉक्ड एनर्जी। और इसके उलट मैं बात करता हूं, प्योर बॉडी स्टेबल माइंड और स्टेबल माइंड फ्री फ्लोइंग एनर्जी। अब यह तीनों संतुलित हो जाते हैं तब योग केवल अभ्यास नहीं रहता, ये जीवन का अनुभव, लिविंग अवेयरनेस बन जाते हैं। साथियों, जैसे जैसे हम आगे की सेशन बढ़ रहे हैं, आप जरा अपने साथ, स्वयं के साथ बैठिए और अपने अनुभव को महसूस कीजिए। आज आपने केवल योग के एक और आयाम को नहीं जाना, डायमेंशन को नहीं जाना, आपने यह समझा कि परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत भीतर से होती है। हम अक्सर बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, इन्वायरमेंट, रिलेशनशिप, सिचुएशन, लेकिन आज का यह सत्र हमें यह याद दिलाता है कि जब अंदर की स्थिति, इनर स्टेट स्पष्ट नहीं होती तब तक बाहर का बदलाव स्थायी नहीं होता। हठ योग और षटकर्म हमें यही सिखाते हैं, पहले अपने सिस्टम को समझिए, फिर उसे संतुलित कीजिए और फिर उसे ऊंचाई की ओर ले जाइए। आज आपने जो अनुभव किया वह एक शुरुआत है, एक संकेत है कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी ऊर्जा एक नई दिशा में बढ़ सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप इस समझ को अपने दैनिक जीवन में उतारेंगे। जब आप कल सुबह उठेंगे, क्या आप अपने शरीर की स्थिति को महसूस करेंगे? क्या आप अपनी सांसों को, गुणवत्ता को पहचानेंगे? क्या आप अपने भीतर की स्पष्टता या भारीपन को देख पाएंगे? यही जागरूकता, अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पूंजी है। और जब यह जागरूकता बढ़ती है ना, तो आप अपने शरीर को बेहतर समझते हैं, आप अपने मन को बेहतर नियंत्रित करते हैं और आप अपने जीवन को बेहतर दिशा देते हैं। और आज का सत्र आपको यह भी सिखाता है कि हर प्रक्रिया का एक समय होता है, हर अभ्यास का एक उद्देश्य होता है और हर अनुभव का एक संदेश होता है। इसलिए जल्दीबाजी न करें। इससे क्या है, स्पाइन वाला तो ट्विस्ट हो ही रहा, हमारे नी बैलेंसिंग माइंड। यही जागरूकता, अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पूंजी है। और जब यह जागरूकता बढ़ती है ना, तो आप अपने शरीर को बेहतर समझते हैं, आप अपने मन को बेहतर नियंत्रित करते हैं और आप अपने जीवन को बेहतर दिशा देते हैं। और आज का सत्र आपको यह भी सिखाता है कि हर प्रक्रिया का एक समय होता है, हर अभ्यास का एक उद्देश्य होता है और हर अनुभव का एक संदेश होता है। इसलिए जल्दीबाजी न करें, अपने शरीर के साथ धैर्य रखिए, अपने अभ्यास के साथ ईमानदार रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जानते? अपने भीतर होने वाले छोटे छोटे बदलाव, उन तमाम चेंजेस को पहचानिए और उन्हें सम्मान दीजिए, क्योंकि यही छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ा परिवर्तन बनाते हैं, आमूल-चूल परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। और आज आपने जिस हल्केपन, स्पष्टता या शांति को महसूस किया, वही आपके अभ्यास का मार्गदर्शक गाइड है। उसे पकड़ कर रखिए, उसे बढ़ाइए और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, योग कोई गंतव्य, डेस्टिनेशन नहीं है, यह तो एक साधारण सी यात्रा है, जर्नी है। और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है जानते? निरंतरता, कंसिस्टेंसी, सजगता, अवेयरनेस,
और समर्पण, कमिटमेंट। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा साथियों कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपके भीतर परिवर्तन की क्षमता है और आपके भीतर ही वह संतुलन है जिसे आप खोज रहे हैं। बस आवश्यकता है उसे पहचानने की, उसे स्वीकार करने की और उसे जीने की। इसी विश्वास और जागरूकता के साथ आज का यह सत्र मैं आगे बढ़ाता हूं। आप सभी को हमारे मेंटल डोज में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, सजग रहें और अपने जीवन को सचेत रूप से रूपांतरित करते रहें। ओम शांति शांति शांति। चलिए, शुक्र है बाबा जी चुप हो गए, अब मैं बोल सकता हूँ। रिलैक्स, अभी तक तो मैं चुप था, अब मैं बोलूँगा, अपना हिसाब बराबर करूँगा। ये क्या है ना, आप पूरी ध्यान से नहीं सुने, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा डेविएशन हो जाता है करने में। आप घर जाके पूरा मत देखिए भी, क्योंकि देखने में समटाइम हो सकता है रिपीटेशन, लेकिन सुनिए ज़रूर। आप जैसे जा रहे हैं कम्यूट आवर कोई आने जाने का, ये लगा के सुनिए थोड़ा थोड़ा भी। जैसे हो सकता है कि सर ने अपने बस्ती का सुना था, धोती का नाम सुना था, ज़्यादा डिटेल जानते थे? डिटेल नहीं जानते, अपने नाम सुना था, बस्ती, धोती, नौली, ये सब नाम सुना था, त्राटक नाम नहीं सुना था। तो क्या हुआ, आज एटलीस्ट कीवर्ड के रूप में आया ना दिमाग में, कुछ तो आया। जो योग की संपूर्ण, जहाँ योगा सेशन पतंजलि या श्री श्री का है, ऐसे जो फुल थॉरो प्रोफेशनल है, जो इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता, वहाँ ये सारे चीज़, या केरला में नेचुरोपैथी, या लंका में भी एक दो खुला है, तो नेचुरोपैथी कराता है पूरा। जैसे बहुत आदमी का क्या ना, हम लोग तो यंग है, हम लोग को वो सब नहीं चाहिए, लेकिन कई असाध्य रोग हो जाते हैं, बीपी, शुगर, तमाम किस्म के, कि डॉक्टर ऑलमोस्ट कह देता है कि अब समझौता कीजिए, दवा खाते रहे, समझे, तो वो सबको भी ये क्योर कर देते हैं ये वाले जो षटकर्म हैं। और हम लोग अगर कर लें, जो कि अभी तक कोई मेडिकल कंडीशन नहीं, हम लोग कर लें, तो हमारी एफिशिएंसी कितना बढ़ जाएगी, मतलब एज गुड एज हम जाएंगे। तो हम वो सब भी कराएंगे, षटकर्म भी कराएंगे, लेकिन अभी पता तो हो। अभी पहला दिन ही कर रहा हूँ तो पता लगा कि आप 3 दिन के लिए बीमार हो गए, लंग्स में पानी चला गया, ये हो गया। तो बेसिक नॉलेज हो, क्यूरियोसिटी हम जगा रहे हैं अभी बात करके, ये हमारा लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि हम आपको बता दिया और कल होकर आप घर में कीजिए, नहीं, वो नुकसान हो जाएगा। जिज्ञासा हुआ ना, अब आप सर्च करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, है ना। तो जिज्ञासा पहले, इसी को बोलते हैं अवेयरनेस। तो ये अवेयरनेस भी है। अब हम आएंगे लिजार्ड पोज, ठीक है। यहाँ टेबल टॉप में आइए, टेबल टॉप, और यहाँ लो स्क्वाट, लो स्क्वाट में आइए, अंजनैया में, हाँ, और यहाँ घुटना डाल दीजिए, ऐसे डालिए, बस इसको जितना डाल सकते हैं। ये हल्का सा, ये जो घुटना है इसको हल्का सा आगे ले जाइए ताकि ये पूरा खुले, पंजा से फिर भी अंदर ही रहे, ठीक है। ये अब दोनों केवनी को ले आइए, दोनों केवनी को ले आइए, हाँ, ये बने रहिए। इसको बोलते हैं छिपकली आसन, लिजार्ड पोज, ठीक है। ऐसे रहिए, हाँ, वापस स्विच कीजिए। फील हो रहा आपको लोअर थाई में? हाँ, यहाँ लाइए, फिर से लो स्क्वाट में आइए, लिजार्ड में जाइए, दोनों क्यों नहीं, हाँ, आइए, और ये सामने देखिएगा, सामने शिकार के लिए, ठीक है। बने रहिए, हाँ, वापस वहाँ जाके सांस नॉर्मल, ये यहाँ आइए, और यहाँ दोनों लाइए, पूरा देखिए, आपका इनर थाई फील होगा, हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। लोअर थाई फील हो रहा था, इसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग ओपनर, हिप ओपनर। ये कई लोग क्या होते हैं, नहीं बैठ पाते हैं। अभी आपको दूसरा पिजन पोज, टेबल टॉप पे आइए और इसको उठा लीजिए, इसको उठाइए, हाँ, ये अंदर की ओर, और यहाँ ये लाइए, ये उठा हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पूरा उठा रहेगा, और यहाँ केहनी पर, एक केहनी पर आइए, ये वाला, और यहाँ इसको उठाइए, पंख फैलाते रहो, पिजन,
एक क्यों नहीं और एक ऊपर, ऊपर जाइए पूरा। हाँ, वापस स्विच कीजिए, ये आया अधोमुख श्वानासन, और इसको यहाँ लाए, ठीक है। और यहाँ ये वाला बाहर वाला क्योंनी में जाएगा, और ये वाला ऊपर जाएगा। खोलिए इसको, खोलिए, नजरें आपके दूसरे हाथ जो ऊपर जाएगा उसको देखने का प्रयास कीजिए। वापस फिर से पहले अधोमुख श्वानासन में आइए, ये पिजन है, ऐसे लाइए। हाँ, और ये लो स्क्वाट में आइए, और यहाँ क्योंनी, बाहर वाला क्योंनी और अंदर वाला ऊपर ले जाइए। फिर से वापस जैसे पंख फड़फड़ाते ना, ईगल, ये यहाँ ले जाइए, और यहाँ ऐसे खोलिए। वापस वापस वापस, रिलैक्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ आए टेबल टॉप, टेबल टॉप में आइए, और यहाँ हम जाएंगे भुजंगासन, ऐसे करके स्लो जाएंगे, स्लो पुशअप के जैसा। हाँ, जो हनुमान आसन में करते थे ना, ये ऐसे अपवर्ड फेसिंग डॉग बोलते हैं इसका। और यहाँ से शशांक आसन इसको बोलते हैं, वीर बालासन, ऐसे करके यहाँ ये। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे 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 ऐसे, ये जाके अपवर्ड फेसिंग डॉग, और यहाँ फिर उठा के ये हाथ और पैर वहीं रहेगा। अब इसको हम डायनामिक बनाते हैं, डायनामिक बनाइए, बिल्कुल कब्जा की तरह। हाथ और पैर हिलेगा नहीं, पंजा यानी कि चारों, ये डायनामिक बनाइए। ये हमारे हिप ओपनर है, जैसे चरक्कल चलते ना ऐसे चल रहे हैं। अब जब रिदम में पकड़ेंगे ना तब मजा आएगा। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। वज्रासन में आइए, वज्रासन में आइए। और कैसा, हाँ, ये जब रिदम पकड़ता है ना तब असली मजा आएगा, ठीक है। टेबल टॉप, हाँ टेबल टॉप, हाँ इसमें जाइए। यहाँ पुशअप करता हुआ जो हनुमान दंडासन ऐसे करके ना, ऐसे 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 अपवर्ड फेसिंग डॉग जाइए। हाँ अपवर्ड फेसिंग, हाँ जाइए अपवर्ड फेसिंग, हाँ। और पीछे जाके वहीं नहीं, फिर दोबारा नहीं करना, पीछे जाइए, बालासन में जाना है। हाँ हाँ, ये ठीक है। अब फिर आगे आइए, हाँ यहीं से, हाँ। अब फिर वापस वहाँ बालासन में जाइए सीधा, टेबल टॉप में रुकना नहीं है। हाँ ये सही, वापस जाइए। हाँ फिर यहाँ अपवर्ड फेसिंग डॉग, ये झुकता हुआ आना है, झुकता हुआ ये आइए आइए, उठिए अपवर्ड फेसिंग। हाँ अब वापस सीधा 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 वहाँ। हाँ पार्किंग पीछे है, ठीक है, बीच का कोई पार्किंग नहीं है। हाँ लाइए, हाँ पुशअप वाला। हाँ फिर वापस वहाँ जाके पार्क कीजिए। हाँ वापस, हाँ आगे आइए। हाँ हाँ, ये पुशअप लेता हुआ, रिलैक्स रिलैक्स। अब देखिए ये हम क्यों कर रहे थे, तो इसलिए कर रहे थे ये हिप ओपनर के लिए, ठीक है। अब यहाँ आइए, यहाँ ऐसे आइए यहाँ, और इसको ऐसे खोलिए, ऐसे खोलिए, यहाँ पर आ जाइए, ऐसे खोल के। हाँ ये पीछे जाएगा, ये इस साइड जाएगा, खोलिए। हाँ खोलिए पूरा, ऐसे सीधा कीजिए, घुटना घुटना सीधा।
ये पीछे की ओर सीधा जाएगा ऐसे, देखिए टोज है ना आउटवर्ड, टो एकदम टेंशन में रहेगा और वैसे ही यहाँ रहेगा टेंशन में, ठीक है। और ये जो नजरें हैं, अभी इस कायदे से सीधा जाना चाहिए ना, लेकिन हम सीधा नहीं रहेंगे, यहाँ ले जाएंगे, ऐसे ले जाइए, यहाँ बने रहिए, बने रहिए, हाँ वापस स्लोली वापस आइए। अब दूसरे लेग को टेबल टॉप में आए, यहाँ लाइए ये, और इसको ऐसा कर देंगे, यहाँ पीछे वाले को ले जाइए, पीछे वाले को जितना टर्न कर सकते टर्न कीजिए, हाँ टर्न कीजिए पीछे वाले को, हाँ। अब देखिए कायदे से इधर जाना चाहिए, लेकिन हम इधर ले जाएंगे, उल्टा उल्टा ले जाइए, हाँ वापस वापस, रिलैक्स रिलैक्स। अब टेबल टॉप, और टेबल टॉप में ये पैर देखिए क्रॉस करके ला रहा हूं मैं, क्रॉस करके लाइए, क्रॉस लाइए, हाँ क्रॉस, और ये पीछे वाला सीधा कर लीजिए, सीधा कीजिए आराम आराम से, ज़्यादा नहीं, हाँ हाँ बने रहिए, बने रहिए। और ये नजरें देखिए इधर जाता है ना नेचुरली, इसको उल्टा ले ये, हाँ फिर से वापस। अब देखिए ये टेबल टॉप है, लेफ्ट वाले को राइट में घुसाएंगे, ये घुसाइए इधर, घुसाइए, हाँ। और जो राइट वाला है सीधा रखिए, सीधा कर लीजिए, ये सीधा कीजिए, सीधा, और यहाँ नजरों को इधर मोड़ लीजिए, ठीक है। अब इसी को ये देखिए आ जाइए, यहाँ पेट पर घुटना आ जाएगा, दोनों हाथ सीधा कीजिए, ललाट को जमीन पर, ये वापस। अब यही अभी लेफ्ट को फोल्ड किए थे, अब हम राइट को फोल्ड करेंगे, यहाँ लाइए, यहाँ ऐसे लाइए, क्रॉस करा के, जो लाट साहब में बैठते थे ना। अब ये दूसरे वाले को सीधा कर लीजिए और इस पर आ जाइए, ये आइए, अच्छा रिलैक्स, वापस। अब देखिए अंतिम कर लेते हैं एक, ठीक है। सेंटर में आइए और यहाँ ये खोलिए, इसको खोलिए पूरा, बीच में हाथ रखिए, खोलिए दोनों को, इसको जितना आगे जाता है जाइए, ले जाइए, ले जाइए, हाँ यहाँ से। अब ऐसे आ जाइए, इसको एक्सेलेटर दीजिए, एक्सेलेटर, अब दूसरे डायरेक्शन चेंज कीजिए, यहाँ अब ये फोल्ड हो जाएगा और ये वाला एक्सेलेटर मोड में जाएगा, ये, हाँ हाथ ऊपर ले आइए, वीरभद्रासन में जो करते थे ना ऐसे, यहाँ डायरेक्शन चेंज, फिर से, और यहाँ ये देखिए, ये हमारे थाई ओपनर हैं। कायदे से हमारा लक्ष्य है कि दोनों जमीन में सट जाए, धीरे धीरे सटेगा भी। ये देखिए पूरा खोलिए, खोलिए। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या जो आती है ये सब खत्म होगा। और यहाँ हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर, यहाँ एक्सेलेटर दीजिए, रिलैक्स, वापस दंडासन, दंडासन, यहाँ पर सीधा, पादांगुली नमन, आठ बार, हाँ, एंकल रोटेशन, एंकल एक्सटेंशन, गोल गोल घुमाइए। अभी लग रहा कि बेजान हो गया, अभी रिसेट हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा, यानी कि खुल गए हैं मसल, ठीक है। जो स्टिफनेस होता है ना, अभी आपको एकदम लग रहा होगा कि मैं बेजान हो गया हूँ, अधमरा हो गया हूँ, ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब आपने
पूरा ऊर्जा लगाया है तब अधूरा जैसा हो रहे हैं, दोनों को स्प्लिट करके। डायरेक्शन चेंज। अब नी कैप कंट्रैक्शन, नी कैप। हाँ हाँ, चलिए थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। आइए थोड़ा मस्ती, आइए। कंप्लीट बॉडी को मसल जो है ना 600, वो पूरे 600 को मोबिलाइज करेगा ये। पीछे जाइए, कपड़ा की ऐसी तैसी होगा, होने दीजिए। पेट को खींच के रखना है पीछे। हाँ, पूरा इंगेज। रिलैक्स। अब देखिए, पैर को मोड़िए और इसको बोलते हैं रसियन ट्विस्ट। पैर को पहले फोल्ड कीजिए और ये हिल को फ्री कर लीजिए। हिल को फ्री यहाँ रखिए, हाथ में रखिए एक बास्केटबॉल और यहाँ इस साइड ले जाइए, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड। आपके हाथ में बास्केटबॉल है, ठीक है। रिलैक्स। अब यहाँ क्या है, एक लीटर वाला वाटर बोतल है, ठीक है। ये हाथ में अब बास्केटबॉल नहीं है, यहाँ भी एक वाटर बोतल है, ठीक है। इसको उठाइए और ये यहाँ वाटर बोतल गिरना नहीं चाहिए। पैर 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 को स्विच कीजिए। वाटर बोतल गिरे ना। रिलैक्स, रिलैक्स। शवासन, कंप्लीट रेस्ट। हाँ, फुल रेस्ट। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल हो जाने दीजिए। हमें यहाँ से नॉर्मल होके जाना होता, हाँफते हुए नहीं जाना होता। अगर हाँफते हुए निकले इसका मतलब कहीं इम्बैलेंसिंग है। नॉर्मल हो जाने दीजिए। सांसों को पढ़िए, यौगिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। बोला था ना, पेट को फूलता हुआ और सिकुड़ता हुआ महसूस कीजिए। जल्दी जल्दी नहीं, काउंटिंग बताया था ना। टारगेट कीजिए कि 1 मिनट में 6 सांस का, 4 अल्टीमेट हो जाता है। 4 को टारगेट मत कीजिए, 6 को कीजिए। वो तब संभव है जब 5 सेकंड का इनहेल, 5 सेकंड का एक्सहेल होगा, तो उसको टारगेट कीजिए। देखिए कितना मीट होता है। पेट फूलेगा इनहेल करता हुआ और एक्सहेल करता हुआ, चेस्ट फूलेगा। अल्टरनेट होगा दोनों, ठीक है। एक्सहेल 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 में चेस्ट फूलेगा। फुलाइए, सांस भी गिनिए। अलग से ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी शवासन में ध्यान हो जाएंगे। फिर से पेट में जा रहे हैं ऐसा महसूस कीजिए। हालांकि पेट में एयर नहीं जाता है, जाता तो है लंग्स में। लंग्स प्रेशर देता है डायफ्राम में और डायफ्राम नीचे वाले को फुला देता है, ठीक है। पर हम बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रेथ, क्योंकि वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। प्रावधान नहीं है, आप पेट में नहीं पहुँचा सकते हैं सांस को। पेट में पहुँच गया तो फिर भोजन कैसे आएगा। दोनों का अंतर बहुत है। बेशक मुंह एक ही है, वहाँ पाइप नली, उसको इसोफेगस बोलते हैं, वहाँ फेरिंग्स हैं। वो भाल्व की तरह काम करता है। कभी कभी फेल हो जाता है भाल्व, तो अब सरक जाते ना, अनाज चला जाता है श्वास वाला नली में, वो व्यवस्था है। लेकिन हम एब्डोमिनल ब्रेथ लेंगे, यानी कि लंबा और गहरा लीजिए।
कोशिश कीजिए कि 5 सेकंड तक गया। 5 सेकंड का आइडिया होगा ही। अगर हम धीरे धीरे काउंट करें ना 1 2 3 4 5 तो 5 सेकंड हो जाता है ऑलमोस्ट। धीरे धीरे काउंट कीजिए एकदम आराम आराम से, तो 5 सेकंड हो जाएगा। और वो एक इनहेल के दौरान, एक ही इनहेल के दौरान, तब आप मिनट में 6 सांस लेंगे, जो कि नॉर्मल आदमी 15 तक लेता है 1 मिनट में। ठीक है, तो 15 को 6 पर लाना है, 2.5 गुना कम करना है। इसी को साधना बोलते हैं। जैसे निशाना साधते हैं ना, टारगेट, वहाँ भी बोलते हैं ना निशाना साधा। तो यहाँ हम अपने आप को साधते हैं, उस एक्यूरेसी के, वो जो टारगेट हमने लक्ष्य रखा है उसके प्रति साधते हैं, उसी को बोलते हैं साधना। और ये आता है अभ्यास से। छोटे छोटे टुकड़े में जो हम काम करते हैं उसको बोलते हैं अभ्यास। और ये जब कंप्लीट एक रूप ले लेता है एक लक्ष्य के साथ, तब वो साधना का रूप लेता है। तो हम लोग साधक हैं। ठीक है, बहुत बड़े लक्ष्य लेके चले हैं, चेतना स्तर का उत्थान। पूरा लंबा गहरा लीजिए, 5 सेकंड का टारगेट। अदरवाइज भी आप कहीं अगर स्थिर बैठे हुए हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ये सांस लेने का अभ्यास कीजिए। ध्यान नहीं रहेगा कोई बात नहीं, फिर से वापस ध्यान को लाइए कि नहीं मुझे लंबा और गहरा लेना है। फिर देखिए आपका मन कितना शांत हो जाएगा, रोग बीमारी सब दूर हो जाएंगे, आपको कोई विचलित नहीं कर सकता है, इतना इसके प्रभाव हैं। एकदम शांत, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ कर रहा, तमाम निगेटिविटी खत्म हो जाएगी अपने आप। कोई हमारे सांसों को छेड़ नहीं सकता। मन को छेड़ने का मतलब होता सांस छेड़ दिया, वही है पारासिम्पैथेटिक, इसी को बोलते हैं। सिंपैथेटिक मतलब अपने आप हो रहा, लेकिन पारासिम्पैथेटिक उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अपने आप जो स्वचालित था वो अब स्वचालित नहीं होगा। अभी कोई गुस्सा दिला दिया, सांस तेज हो जाते, वो नहीं होगा। यानी कि पारासिम्पैथेटिक में बैलेंस आ देते हैं लंबी सांस से। चार सांस और लीजिए। 4 सांस का मतलब 4 इनहेल 4 एक्सहेल। देखिए आपको महसूस हो रहा होगा कि जो हम लेटे थे उथल पुथल लेके, अभी देखिए कैसा हो गया। मैं स्वयं आपके साथ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं भी आराम करना चाहता हूँ, इसलिए ताकि आपको रनिंग कमेंट्री मैं दे सकूँ, जो महसूस कर रहा हूँ वो एक्चुअल दे सकूँ। ऐसा नहीं कि किताबी चीज़ सिर्फ बोलूँ। मेरा काम सिर्फ किताब को पढ़ना नहीं है आपके सामने, उसको अभ्यास में लाना है, महसूस करना है और कराना है। किताब तो 1000 किताब मिल जाएंगे आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन। अब बिल्कुल आइडियल स्टेट में जाइए, कुछ भी मत कीजिए, कोई काउंटिंग नहीं, कुछ नहीं। अब वैक्यूम स्टेट में आ गए हैं। पृथ्वी जो हमारी माता है, धरती माता बोलते हैं ना, इनके गोद में भी है। अब हम आकाश के गोद में आ जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी से संपर्क हमारा समाप्त हो गया। पंचभूत है ना आकाश में, यानी कि पृथ्वी का संपर्क खत्म हो गया, ऐसा महसूस कीजिए। माँ के गोद में ऐसे उछालती है ना, वही समझिए कि हम उछल रहे हैं, आकाश तत्व में आ गए हैं। आकाश को पिता का रूप माना जाता है, संपर्क में नहीं रहता, लेकिन इसकी छत्र छाया में, या स्पेस, अगर स्पेस न होता तो पृथ्वी की भी कहाँ होता, पिता की भूमिका में होता, दिखता नहीं है, लेकिन सब कुछ उसके अम्ब्रेला के नीचे ही होता, वही आकाश तत्व। उससे हम मुलाकात करेंगे। फ्लोटिंग, बिल्कुल फ्लोट कीजिए, एकदम शरीर हल्का हो जाएगा ना, तो आप खुद लगेगा फ्लोटिंग, मेरा जमीन से संपर्क खत्म हो गया।
और यहाँ दोनों पैर को जोड़िए, हाथ दोनों को ऊपर ले जाइए। कभी मौका मिलेगा तो हम 2 घंटा भी करेंगे, योग निद्रा बोलते हैं, लेकिन अभी तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। 8 टाइम्स कीजिए। हाँ, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। हाँ, वापस शवासन में आ जाइए, शवासन में वापस। हाँ, पैर फैला लीजिए, पैर फैला लीजिए, जस्ट 15 सेकेंड के लिए। हाँ, अब अपने हाथों को कंधे के नीचे लाइए, बायां करवट लीजिए, बायां करवट, फिर दाहिना करवट, सपोर्ट लेके एग्जिटिंग फ्रॉम पोज। आइए, देखिए एकदम हल्कापन लग रहा ना, लग रहा कि हम 8 घंटा के नींद से उठे हों, है ना? नहीं लग रहा? एकदम हल्का। जो हम पढ़े थे तो लग रहा था कि अधमरा जैसा, मैं बोल रहा था कि अधमरा जैसा लग रहा, लेकिन अब देखिए, अब लगेगा कि कोई 8 घंटा 10 घंटा भी काम करवा दे, एकदम तैयार। एक्चुअली ये तैयारी है, ये अपने आप में कुछ नहीं है, योग तैयारी है दिन भर के लिए। जो कर्मयोगी या कुछ भी आगे जाना चाहते हैं उसके लिए। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे। इस कंप्लीट के परिणाम को स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम ओम चैंटिंग करते हैं। हमारा शरीर भी है, मन है, आखिर किस काम के लिए? अंतिम तो यही लक्ष्य है ना, वहीं पर जाना है ना। तो कन्वर्ट करने के लिए हम ओम चैंटिंग से, जैसे जिम वगैरह में क्या है वो सब चीज़ नहीं होता है, यहाँ हम ओम चैंटिंग में लाते हैं। अल्टीमेट हम स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आइए, अपने बॉडी को एकदम प्रिपेयर कर लीजिए, मेडिटेटिव पोज में आ जाइए। अपर को टाइट, आंख बंद, एक लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना, ये सब प्रिपरेटरी होता है। आप लोग को एकदम थॉरो हो जाना चाहिए। लास्ट टू प्रणव प्राणायाम उतना ही अवधि तक बिना ध्वनि का, बिल्कुल शांत, सांसों को पढ़ने का मौका है। यह सेम 8 टाइम्स होंगे। एब्डोमिनल ब्रेथ यहाँ भी होगा। लास्ट टू पामिंग। आंखों पर रखिए हथेली, उंगली जाएंगे ललाट पर, और फेस को फिर सहलाइए। और यहाँ पूरे शरीर को सहलाइए। खुद को प्यार कीजिए। किसी और से पाने का इंडोर्समेंट, अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। हम खुद खुश हैं
स्वस्थ हैं, दैट्स ऑल। आप ये एफर्मेशन दीजिए अपने आप को, किसी और से प्रशंसा की अभिलाषा जो होते हैं ना, ये खत्म हो जाएगी। शांति मंत्र के लिए तैयार करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ भगवान भास्कर को प्रणाम करता हुआ, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं, अपनी आँखों को खोलेंगे और आभार प्रकट करेंगे माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और ब्रह्मदेव का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए आभार प्रकट करेंगे। और यहाँ धीरे धीरे दाहिना होके एग्जिटिंग फ्रॉम पोज, और यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी, और यहाँ अपने बॉडी को, वेशभूषा को सही करता हुआ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह 14वां सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए। आज हमने हठ योग के जो प्रथम चरण होते हैं, षट कर्म, इस पर हमारा केंद्रित था। तो यह 1.25 घंटा का सेशन, फिर अगले दिन अगले जानकारी, अगले नए अभ्यासों के साथ फिर हम 15वां दिन में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।